आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 11। जो हमारा चैप्टर 11 है वो क्या है? विद्रोही और राज। 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगालों साजो सामान को तहस नहस करना, जलाना, फूकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाक खाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राम लाइन काट दी गई। अंधेरे पसरते कि सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और शहरी रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे थे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुष को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और चारा ना था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहादुर शाह जफर का हमको एक चित्र दिखाया गया है। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली में विद्रोही का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। विद्रोह का ढर्रा। यदि इन विद्रोह को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती हुई गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राम दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों का न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। ज्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूटकर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए इन झीट-पूट विद्रोह ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और स्वप्नों सरेआम अवहेलना होने लगी। जो अंग्रेजों का शासन था उसको नष्ट करने के लिए यहाँ पर ये विद्रोह चल रहा था। फिरंगी यानी फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है, से निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता है। लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ आ जुटते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये चित्र हमको दिखाया गया है।
मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों को कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। असामान्य समय में सामान्य जीवन। विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ? उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे? सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ? विभिन्न शहरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी। दिल्ली उर्दू अखबार 14 जून 1857 की इन रिपोर्ट को पढ़िए। यही हालात सब्जियों और साग पालक के भी है। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजारों में कद्दू और बैगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी सड़ी जैसे कुंजड़ों सब्जी बेचने वाले ने रोककर जमा रखा हुआ था। शहर में स्थित बाग बगीचों से कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग वाले उन्हें देखकर बस होठों पर जीभ फिराकर रह जाते थे, क्योंकि वे चीजें खास लोगों के लिए ही है। यहाँ एक और चीज पर भी ध्यान जाना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मामला यह है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया है। गरीब सुरफा कुलीन लोग खुद घड़ों में पानी भरकर लाते हैं और तब जाकर घर में खाना बनता है। हलाल खोर हराम खोर हो गए हैं। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई है और यही हालात बने रहे तो गंदगी, मौत और बीमारियां शहर की आबो हवा खराब कर देगी और शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा। यहाँ तक कि आसपास के इलाके में उसकी चपेट में आ जाएंगे। जो आसपास के इलाके थे वो भी क्या हो जाएंगे? उसकी चपेट में आ जाएंगे। संचार के माध्यम। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह से आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं था कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इरेगुलेटर कैवेलरी ने मई शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लब्बो लुआब के ये लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात करते थे। सिस्टन और तहसीलदार। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। वह मजिस्ट्रेट के पास 4 वर्ष मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहना था और आलती पालथी मानकर बैठा था। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है और उसने पूछा, क्या खबर है अवध की? काम कैसा चल रहा है? सिस्टन ने कहा, अगर मैं अवध में काम मिलता तो जनाबे आली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे। मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि तहसीलदार बिजनौर के विद्रोही का सबसे बड़ा नेता था। विद्रोह की बनावट और जिन साथियों के हाथ पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोह में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई? योजनाकार कौन थे? मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जब कैप्टन हियरसे तैनात था, वहीं 41वें नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वे हियरसे की मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41वें नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दे। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुड़ती थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी और क्योंकि उनमें बहुत सारे प्रिय एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह का कर्ता धर्ता खुद ही थे।
नेता और अनुयायी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उनमें एक यह था कि फौरन दिल्ली चले गए। उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की, लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कोई सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमानों पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब के सामने बगावत की। बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा लेने की यादें लोगों के जहन में अब भी ताज़ा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा के बेटे बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए, कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। मेरठ इस आशय की खबरें आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज के नेस्तनाबूद करने का आलख जगा रहे थे। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों, आदिवासियों के विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाह अमल उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के आदिवासी काश्तकार गोनू के इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है रानी लक्ष्मीबाई का एक प्रचलित चित्र जो हमको यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं नाना साहिब का चित्र हमको दिखाया गया है। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहिब भागकर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहिब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। 1857 के विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की जमीन भारी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। शाह अमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साये में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों पर तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध, उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े। महाजनों व व्यापारियों के घर बार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छीन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। शाह अमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। इसकी एक वजह यह थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाह अमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाह अमल को युद्ध में मार दिया गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह
मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते हुए देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें लोग बाग डंका साह कहने लगे थे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे थे और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे और समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत थे। जब 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता, उनके पास जादुई शक्तियां हैं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। काफी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों में इतना अधिकार प्राप्त था। अफवाहें और भविष्यवाणियां। तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसा कि हमने पीछे देखा कि मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा इनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी के जवाब दिया कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका और इसने सिपाहियों के एक गहर गुस्सा पर पैदा कर दिया। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी कि यह अफवाह के जोरों पर ही अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। अफवाह फैलाने वालों का कहना है कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और तमाम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली हुई। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात पर यकीन दिलाने का भरसकर प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिंझोड़ा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि पलासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं हेनरी हॉर्डिंग का हमको यहाँ पर चित्र बताया गया है। फ्रांस ग्रांट द्वारा बनाया गया चित्र 1849 में गवर्नर जनरल के तौर पर हॉर्डिंग ने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। उसने जीन एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया। उनमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। हेनरी हार्डिंग का यहाँ पर चित्र बनाया गया है, जिसने क्या किया था, चिकनी जो राइफल थी उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। अब हम आगे देखते हैं। बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां बांटने की रिपोर्ट आ रही थी कि बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था और यह सिलसिला यूं ही नहीं चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद न उस समय स्पष्ट था न आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। लोग अफवाहों में विश्वास क्यों
कर रहे थे। इतिहास में अफवाह और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता था कि वाकई में सच थी या नहीं। हमें देखना यह चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में इनसे क्या पता चलता है कि अफवाहें और भविष्यवाणियां उनके भय, उनके आशंका, उनके विश्वास और उनकी प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती है। अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुभूति सुनाई देती है। अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय में ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्थापित किए थे जिनमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं, लाइब्रेरियल आर्ट्स के पढ़ाए जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने, 1829 और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने से जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों पर भी कब्जा कर लिया था। जैसे ही ऐसी कोई रियासत या इलाकों उनके कब्जे में आता था, वह अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति को, भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों पर गहरा असर हुआ। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीजों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजे राजवाड़े हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो या फिर भू स्वामित्व, लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहें रातों रात फैलने लगती थी। सन 1857 के विद्रोह के आधार पर विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा नजदीकी से अध्ययन कीजिए। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का एक बड़ा केंद्र था। अवध में विद्रोह। ये ग्लास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये ग्लास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में शायक संधि थोप दी गई थी। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहां की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है और इस इलाके को उत्तरी भारत के बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वाले को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। मसलन, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी तथा सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकेगा।
अब हम यहाँ पर देखते हैं देश से जान जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद शाह अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर यह सच है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। अब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया। एक ने लिखा, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और कोई घर ऐसा न था जहाँ से जान आलम बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया था कि अंग्रेज बहादुर आईन मुल्क लई लिन्हो। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास ने और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोटी रोजी जाती रही। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमको मैप दिखाया गया है 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप का ये मैप हमको दिखाया गया है, तो आप इसको यहाँ पर अच्छे से देख लेना। अब हम देखते हैं नवाब साहब जा चुके हैं। एक और गीत में ऐसे शासक की दुर्दशा पर विलाप किया जा रहा है जिसे मजबूरन अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। अभिजात और किसान सब रो रहे थे और सारा आलम रोता चिल्लाता था, हाय जाने आलम देश से विदा लेकर परदेश चले गए। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। वे चीजें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 की विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोकप्रिय प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण ने सिर्फ नवाब की गद्दी ही नहीं छीनी थी, इसने इलाकों के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया था कि अवध के समूचे देहात पे तालुकदारों की जागीरें और किले बिखेरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर ले, अपने तालुकदारों का राजस्व चुकाते रहे तो उनके पास काफी स्वायत्तता भी होती थी। कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे तालुकदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी तो होती थी। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित थी कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एक मुफ्त बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे। एक मुफ्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी, कुछ के तो आधे से ज्यादा गांव हाथ से चाहते रहे। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी, राजस्व वसूली में इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी समझ में आने लगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अवध के एक जमींदार का हमको चित्र दिखाया गया 1880 का। अब हम आगे देखते हैं
कि अवध के बहुत सारे इलाकों का मूल्य निर्धारण बहुत बड़ा चढ़ाकर लिया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 70% का इजाफा हो गया था, यानी ना तो तालुकदारों के पास और ना ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले तालुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीले राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पीसने लगे थे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। न ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि 30 त्योहारों पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी जो पहले तालुकदारों से मिल जाती थी। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहाँ लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के ही हाथों में थी। बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल नवाब की पत्नी के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांवों से ही भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। 1857 के जन विद्रोह से पहले सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पर जाते थे। उनमें से बहुत सारे बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे, यहाँ की रीति रिवाज और संस्कृति से वाकिफ थे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं तालुकदारों की सोच। तालुकदारों के रवैये को रायल बरेली के पास स्थित कालंग कंकर के राजा हनवंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह व्यक्त किया था। विद्रोह के दौरान हनवंत सिंह ने अंग्रेज अफसरों को पनाह दी और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था। उस अफसर से आखिरी मुलाकात में हनवंत सिंह ने कहा कि साहिब, आपके मुल्क के सारे लोग हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे राजाओं को खदेड़ दिया। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले में जागीरों की मालिकाना की जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की जमीन मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा, फिर अचानक आपका पूरा वक्त शुरू हो गया। यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए, तब आप मेरे पास आए जिसे आपने बर्बाद किया था। मैंने आपकी जान बचाई है, लेकिन अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूँ ताकि आपको देश से खदेड़ सकूं। अब आगे देखते हैं हम। उनमें अफसरों की कड़क और अभिभावक स्नेह दोनों चिन्हित थे। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौच और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। सिपाहियों और अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसकी एक बढ़िया उदाहरण थी। यहाँ भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वे जल्दी ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांव में प्रतिबिंबित होने लगा था। सिपाही और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों ने जन विद्रोह के रूप रंग पर गहरा असर पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे, तो फौरन ही गांव में उनके भाई ब्रादर
भी उनके साथ आ जुड़ते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं यूरोपीय किस्म की वर्दी पहने बंगाल के सिपाही या कलाकार सिपाहियों की वर्दी का मजाक उड़ा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए शायद यह जताने का प्रयास कर रहे हैं कि पश्चिमी पोशाक पहनकर भी हिंदुस्तानी सुंदर नहीं दिख सकते हैं। विद्रोही क्या चाहते हैं? बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूं भी विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने वाले लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं व इश्तहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी जिनके बारे में बिना हम विद्रोहियों के नज़रिए को समझ सके। इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे। एकता की कल्पना 1857 में विद्रोहियों की जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या तो उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं को ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह की एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदाय के सहअस्तित्व का गौरवान्मान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुआई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन हम देखते हैं आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857। विद्रोही क्या चाहते थे इसके बारे में हमारी जानकारी यहाँ एक मुख्य स्रोत है। यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से त्रस्त है। इसलिए देश के सभी धर्मांध लोगों को, खास तौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवार से ताल्लुक रहा है और जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपने घर बार छोड़ चुके हैं। भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस धार्मिक भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तिहार जारी किया जा रहा है। यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़े और इसका पालन करे। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अपनी सेवाएं देने के लिए साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में चमत्कार करने वाले लेखन और भविष्य वक्ताओं में पंडितों और गणनाओं में सब में यह सहमति दिखाई देती है कि अब भारत या कहीं भी अंग्रेजों के पैर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए सबका फर्ज है कि वे अंग्रेजों का वर्चस्व बना रहने के सारी उम्मीद छोड़ दें, मेरा साथ दें और साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया तो हमें अपनी इस मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जो आंदोलन था, भाग 1 देखते पहले तो हम जमींदारों के बारे में। जाहिर है कि जमींदारों बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा भू राजस्व थोप दिया है। कई जमींदारों को बेइज्जत व बर्बाद किया है। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई है। हद तो यह है कि एक आम रैयत किसी जाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है।
कैद खाने में डाला जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है। जमींदारियों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्चे की स्टाम्प और दीवानी अदालतों के गैर जरूरी खर्चों का मकसद प्रतिवादियों को दरिद्र करना रहा है। जमींदारों के खजाने को स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किया जा रहा है। इस तरह की वसूलियों के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और हर जमींदार को अपनी जमींदारी में अपने ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। भाग 2, व्यापारियों के बारे में। इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीजों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। अब छोटी मोटी चीजों का व्यापार ही लोगों के लिए रह गया है। डाक खर्चे, नाका वसूली और स्कूल के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में शेद मारी जा रही है। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बेइज्जत किया जा सकता है। जब बादशाही सरकार बनेगी तो इन सारे फरेबी और तौर तरीकों को खत्म कर दिया जाएगा और जमीन व पानी दोनों रास्तों से होने वाला हर चीज का व्यापार भारत के देशी व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। भाग 3, सरकारी कर्मचारियों के बारे में। अब यह राजा की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को इज्जत नहीं मिलती, उनकी तनख्वाह कम होती है और उनके पास कोई ताकत नहीं होती। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ अंग्रेजों को मिलते हैं। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। उन्हें फिलहाल 200 और 300 रुपये प्रति माह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदे की उम्मीद रखें। भाग 4, कारीगरों के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड में बनी चीजों को लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्र पहनने वाले बढ़ाइयों, लोहारों और मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया है। उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा कर लिया है कि देशी कारीगरों की हर श्रेणी भीखमंगों की हालत में पहुंच गई है। बादशाही सरकार में देशी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। इससे निसंदेह उनकी उन्नति होगी। इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। पंडितों, फकीरों और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में। पंडित और फकीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक है। यूरोपीय दोनों धर्मों के शत्रु और क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है, इसलिए पंडितों और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं। सिपाही क्या सोचते थे? विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी जो बच गई। 1 सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए और धीरे धीरे यह फौजी टुकड़ियों बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य के मालिक बन बैठे। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की है और हम भी उनकी नौकरी में आए। ईश्वर की कृपा से और हमारी सहायता से अंग्रेजों ने जो चाहा वह इलाका जीत लिया। उनके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन न हमने कभी पैर पीछे खींचे और न ही कभी बहाना बनाए और न ही कभी बगावत के रास्ते पर चले। लेकिन सन 1857 में अंग्रेजों ने हुक्म जारी कर दिया कि अब सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूस और बंदूकें दी जाएगी। नए कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी मिली हुई है और गेहूं के आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर खिलाया जा रहा है। ये चीजें पैदल सेना, घुड़सवारों और गोलंदाज फौज की हर रेजिमेंट में पहुंच दी गई है। उन्होंने ये कारतूस 3rd लाइट कैवेलरी के सवारों, घुड़सवार सैनिकों को दिए और उन्हें दांतों से खींचने के लिए कहा। सिपाहियों ने इस हुक्म का विरोध किया और कहा कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने किया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंटों के जवान को परेड करवा दी। 1400 अंग्रेज सिपाही यूरोपीय सैनिकों की दूसरी बटालियन और घुड़सवार गोलंदाज फौज को तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया गया। हर पैदल रेजिमेंट के सामने छर्रों से भरी 6 तोपें तैनात कर दी गई और 84 नए सिपाहियों को गिरफ्तार करके बेड़िया डालकर जेल में बंद कर दिया गया। छावनी के सवारों को इसलिए जेल में डाला गया ताकि हम डर कर नए कारतूसों को दांतों से खींचने लगे। इसी कारण हम और हमारे सारे सहोदर इकट्ठा होकर अपनी आस्था की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े।
हमें तो 2 साल तक युद्ध जारी रखने पर मजबूर किया गया। धर्म व आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े राजा मुखिया अभी भी हमारे साथ थे और उन्होंने भी हमारी सारी मुसीबतें झेली है। हम 2 साल तक इसलिए लड़े ताकि हमारा अकीदत, आस्था और मजहब दूषित ना हो। अगर एक हिंदू मुसलमान का धर्म ही नष्ट हो गया तो दुनिया में क्या बचेगा। आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी और उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, से संबंधित हर चीज को पूरी तरह खारिज कर दिया जा रहा था। देशी रियासतों पर कब्जा करे और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना है कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार से दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठा मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें और व्यापार, सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेजों की हिमायती या जनता को उत्पीड़क समझा जाता था। कई दफा विद्रोही शहर के संभ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर तोड़ फोड़ डाले। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों, ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज्यादा समता परक समाज की कल्पना दिखाई देती है। यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का ही आह्वान किया जाता था। वैकल्पिक सत्ता की तलाश। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोही ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोहियों ने अपना नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई, भूराजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं बनाई गई। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीजों का प्रतीक बन गया था जो उनसे छीन चुकी थी। विद्रोही द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज्यादातर मामले में ये संरचनाएं अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वह लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर तक 1858 के शुरुआती महीनों तक हुक्म की श्रेणियां वजूद में थी। अब हम देखते हैं विद्रोही ग्रामीण अवध क्षेत्र से रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा, अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर बना रहे हैं। अवध के लोग ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। पल में बिखर जाते हैं, पल में फिर जुड़ जाते हैं। शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इन गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके पास बाकायदा बंदूकें हैं। दमन 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए कई फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि
आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई और स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र दिखाए गए हैं। विद्रोहियों पर ब्रिटिश हमलों के मार्गों को भी दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमको यहाँ पर जो भी विद्रोह थे उनके यहाँ पर दिखाए गए केंद्र कौन कौन से, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इन नए विशेष कानून और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोही के तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने के अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह यह थी कि पूरे उत्तर भारत में विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजी की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रवी विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। उदाहरण के लिए अवध में फोर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर भारत के विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और कष्टकारों ने मिलकर अंग्रेज का विरोध किया। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए कई सारे प्रयास किए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली रिस पर स्थित एक मस्जिद फेलिस बिएतो द्वारा लिया गया चित्र के बाद ब्रिटिश फोटोग्राफरों ने तबाही और ध्वस्त की असंख्य तस्वीरें उतारी थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमको दिल्ली पर रिस पर स्थित एक मस्जिद हमको दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, सिकंदराबाग चित्रकार फेलिस बिएतो। यहाँ हमें एक ज़माने में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाए गए रंगबाग प्लेजर गार्डन के खंडरों में 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। 1857 में इसकी रक्षा करने वाले 2000 से ज़्यादा विद्रोही सिपाहियों को कैम्पबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला था। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अहाते में पड़े नरकंकाल विद्रोह की निरर्थकता की एक ठंडी चेतावनी देते हैं। तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आगे तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनके जागीरें लौटा दी जाएगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर गए या फिर भागकर नेपाल चले गए। उन्होंने बीमारी व भूख से दम तोड़ दिया। विद्रोह की छवियाँ। हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद है। हमारे पास विद्रोही की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाई पर चर्चा करते आ रहे हैं। यहाँ तो है कि इस बारे में सरकारी ब्यूरो की कमी नहीं है। उपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैये को समझ सकते हैं। आज इनमें से कुछ बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियां छपी, उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा दी गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था। ये कहानियां जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिरोध और सबक सिखाने की मांगों को
हवा देती थी। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही है। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट में उपलब्ध है। आइए उनमें से कुछ को देखें और जानें कि वे हमें क्या बताते हैं। रक्षकों का अभिनंदन। अंग्रेजों द्वारा बनाई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती है। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। और 1869 में थॉमस जोन्स बर्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत इस श्रेणी का एक उदाहरण है। हम यहाँ पर देख सकते हैं द रिलीफ ऑफ लखनऊ, चित्रकार थॉमस जोन्स बर्कर द्वारा हमको ये यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स आर्टम और हेनरी हेवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैम्पबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश से रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों ने बयानों में लखनऊ की घेरेबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। बारकर की पेंटिंग। कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती कैनवस के मध्य में कैम्पबेल, आर्टम और हेवलॉक इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों में को देखने के बाद दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ काफी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई है और पिछले तरफ टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई देता है। चित्र के अगले भाग में पड़े शव और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजय तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती है कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेजी जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों ने उन्हें यह लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अखबारों की में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावना और सोच को तय करती है। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जोसेफ नोएल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम स्मृति बनाई। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन मेमोरियम चित्रकार जोसेफ नोएल पैटन, यहाँ पर यह हमको दिखाया गया है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर, जो हमको यहाँ पर दिखाई गई है। वे अपनी इज्जत, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को झिंझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है, हालांकि वे चित्र में अदृश्य है। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। कुछ अन्य रेखा चित्रों में पेंटिंग में हमें औरतों का अलग तेवर भी दिखाई देती है। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती है। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। मिस व्हीलर मध्य में दृढ़ता पूर्वक खड़ी है। वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की निंदा सुनाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यह भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है।
यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवारें और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। यह इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबल है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जस्टिस न्याय पंच 12 सितंबर 1857 के चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है, कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार में समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया। जैसा कि हम यहाँ पर इस चित्र को देख सकते हैं। प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और संकेत का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिससे हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजिमी और वाजिब माना जाने लगा। माहौल ऐसा था कि मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसे ही एक तस्वीर में हमें न्याय की एक रूपकात्मक स्त्री छवि दिखाई देती है, जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। उसकी मुद्रा आक्रामक है। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। इनके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। हम यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं। चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है, बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध। पंच 1857। एक चित्र हम यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जीक्यूशंस ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर ब्लोइंग फॉर्म द गन्स। पेशावर विद्रोह को मृत्यु दंड तोप से उड़ाते हुए इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 3 अक्टूबर 1857। यह मृत्यु दंड का दृश्य एक नाटक के रंगमंच जैसा दिखाई देता है। निर्मम सत्ता का नाट्य मंचन। पूरे दृश्य पर वर्दियों में सजे घुड़सवार सैनिक और सिपाही हावी दिखाई देते हैं। उन्हें अपने हाथी सिपाहियों की मृत्यु का दृश्य देखना है और विद्रोह के भयानक परिणामों को महसूस करना है, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। एक चित्र दिखाई दे रहा है हमको, एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर। पेशावर में विद्रोहियों के मृत्युदंड। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 3 अक्टूबर 1857। मृत्युदंड के इस दृश्य में 12 विद्रोही एक कतार में लटके हुए हैं और चारों तरफ तोपें तैनात है। यह सामान्य दंड का दृश्य नहीं है, यह दहशत का प्रदर्शन है। लोगों को यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सजा किसी बंद जगह पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी दी जा सकती है। उसे खुले में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी था, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। दहशत का प्रदर्शन। प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। उन्हें तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। इन सजाओं की तस्वीरों और आम पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। दया के लिए कोई जगह नहीं। जब प्रतिशोध के लिए ही शोर मचा रहा हो, ऐसे समय पर नर्म सुझाव मजाक का पत्र बनकर ही रह जाते हैं। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस ने उनका मजाक उड़ाया गया। हास्य परक व्यंग की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग। कैनिंग का दयाभाव पंच 24 अक्टूबर 1857। नीचे की पट्टी, गवर्नर जनरल बिल्कुल सही, फिर वे उसे घिनौनी बंदूकों से नहीं उड़ाएंगे बशर्ते वे एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करें। उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए है और दोनों से खून टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों से बार बार सामने आती थी।
राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों को साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश के रणस्थल की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें लोगों के दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कवियों ने लिखा है। झांसी की रानी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया गया था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही है। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्रिया फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार दिखाया जाता है, अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक। इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीदकर घरों में सजाती थी। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावना और एहसासों को ही प्रतिबिंब नहीं करती थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहां की जनता विद्रोही को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज उठा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक चित्र फिल्मों और पोस्टरों ने रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित करने में मदद की, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। काल रेखा 1801 अवध में वेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। 1856 नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया। अवध का अधिग्रहण 1856 से 57 अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू किया। 1857 में 10 मई मेरठ में सैनिक विद्रोह। 11-12 मई दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह। बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं। 20 से 27 मई अलीगढ़ इटावा मैनपुरी एटा में सिपाही विद्रोह। 30 मई लखनऊ में विद्रोह। मई जून सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है। 30 जून चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। 25 सितंबर हेवलॉक और ओटम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती है। 1858 जून में युद्ध में रानी झांसी की मृत्यु और जुलाई में युद्ध में शाहमल की मृत्यु। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको 100 से 150 शब्द में लिखना है और यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये क्वेश्चंस आपको 250 से 300 शब्द में लिखना है। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।